नमस्कार, लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शामिल हुए हैं डॉक्टर एम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर से डॉक्टर एम रेड्डी जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों में जिद्दी और हाथ ऑटिज्म, एडीएचडी और इन स्थितियों का इलाज। आपके बच्चे भी ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं तो जल्दी कॉल कीजिए इस स्क्रीन पे दिखने वाले नंबर्स को और आपका संदेह को दूर करिए। फिर भी बच्चे में कोई भी तकलीफ हुआ तो डॉक्टर एम रेड्डी इंस्टीट्यूट को आप जा सकते हैं और आपका तकलीफ को भगा सकते हैं। हेलो डॉक्टर जी। हेलो, नमस्कार। इस लॉकडाउन में बिना स्कूल जाने के कारण बच्चे में बहुत हाथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ताकि पेरेंट्स सोच रहे हैं कि जल्दी स्कूल्स ओपन हो जाए और कोई बच्चे दूसरों के पास भी जाने का बहुत जिद्दी व्यवहार करते हैं। क्या इस हालत को ऑटिज्म कह सकते हैं डॉक्टर जी? और क्या इस स्थिति का कोई इलाज, क्या कोई दवा है होम्योपैथी में जो आप हाँ कह जी, सकते हो? ज़िद्दी और हठ जैसी स्थिति कभी कभी आनुवांशिक होती है, जो उन बच्चों को उनके पूर्वजों से प्राप्त होती है, जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि ज़िद्दीपन और गुस्सा ये दोनों हेरिडिटरी ही होती है। अतिरिक्त गुस्सा करने से इम्यून सिस्टम भी बिगड़ जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को हर तरह के मनोविकार आम बच्चों से 4 गुना ज़्यादा ही फील होता है। इन लक्षणों को पहचान कर इलाज करने की सख्त ज़रूरत होती है। 6 महीने के उपचार के बाद होम्योपैथी की दवाइयों से उनका इलाज करना चाहिए और इसका लाभ मैंने खुद असलियत में देखा है कि 3 से 6 महीने के बीच के अंतराल में वो बच्चे स्वस्थ एवं सकुशल आम बच्चों की तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं और वो सामान्य रूप से ठीक हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि 3 से 6 महीने इज मोर देन इनफ डॉक्टर टू जी, इस होम्योपैथी। ऑटिज्म को कैसे पहचानते हैं और इसका लक्षण को हम कैसे पहचान सकते हैं? आमतौर पर खराब संचार, आंखों से संपर्क ना होने के कारण ऑटिज्म बढ़ जाता है। उनको कानों से सुनाई देता तो है, पर वातावरण के हिसाब से ये बच्चे प्रतिक्रियाएं नहीं करते। उनके अंदर कुछ न कुछ चंचलता ज़रूर रहती है। उनको जैसा पसंद है उस तरह से प्रतिक्रियाएं करते हैं। इसी को ADHD या ऑटिज्म कहते हैं। किसी बच्चे में ADHD या ऑटिज्म डायग्नोस करने के लिए प्रैक्टिकली 15 मिनट ऑब्जर्व करने पर आसानी से फ़र्क बताया जा सकता है कि उसे ADHD है या ऑटिज्म। दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। डॉक्टर जी, एम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर में बहुत सारे रोगी आते हैं और बहुत सारे लोग आने आने के लिए सोच भी रहे हैं। इन ऑटिज्म और ADHD बच्चों के लिए आपके पास किस तरह का इलाज दिया जाता है? जी, हमारे पास ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए सारी तरह की दवाइयाँ और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम अपने क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का ही इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ 15 साल के ऊपर ही आजमाई और शोधित दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, यह देखकर कि कौन सी दवाइयों के उपचार से बच्चे ठीक हो पाए, उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, न कि सिर्फ ऑटिज्म। आपको जान के खुशी होगी कि ADHD और हाइपर एक्टिव केसेस का भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। यह प्राकृतिक उत्पादों की मदद से तैयार की जाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो किसी भी मनुष्य के शरीर में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथिक उपचार का तब सर्वोत्तम लाभ होता है जब किसी योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में इन्हें लिया जाए। डॉक्टर जी, आप कह रहे हो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से भी संकट हो जाता है, क्या आप समझा सकते हो? दुनिया के हर दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, एक्सेप्ट अगर वो दवाई होम्योपैथिक की नहीं है। किसी भी तरह का इंजेक्शन जो एलोपैथी दवाइयों से दिया जाए, उन सभी का आज नहीं तो कल किसी न किसी माध्यम पे, शरीर पे, मानसिक अवस्था पे कहीं ना कहीं उनका ज़रूर साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ
होम्योपैथी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये दवाइयाँ किसी योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में उन्हें दिया जाता है, इनका अत्यंत लाभ होता है। यह दवाइयाँ ऑटिज्म के लक्षणों जैसी एकाग्रता की समस्या और अति संवेदनशीलता में सुधार लाने के लिए उपयुक्त है। ऑटिज्म के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली कुछ उपायों में नक्स वोमिका, बेलाडोना और फास्फोरस शामिल है। यदि इस चरण के दौरान कुछ समस्याओं का पता चलता है तो निदान के लिए दूसरे चरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें निदान की पुष्टि करने के लिए संज्ञानात्मक परीक्षण, भाषा समझने का परीक्षण और लक्षणों की सावधानीपूर्वक जांच शामिल होती है। आमतौर पर ऑटिज्म का निदान 2 साल की उम्र तक में आसानी से किया जा सकता है। छोटे बच्चों में निदान करने 2 चरणों वाली प्रक्रिया होती है। ऑटिज्म के अन्य लक्षणों में दूसरों से बात करते समय आई कांटेक्ट की, जैसा मैंने बताया, में भारी कमी आ जाती है और होम्योपैथी की दवाइयों का संचार करते हुए इन सभी को हटाया जा सकता है। डॉक्टर जी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको व्यवहार संबंधित तकलीफ होते हैं और इनको हॉस्पिटल तक ले आने में पेरेंट्स को किस तरह के सुझाव देते हैं? बच्चे कभी कभी बहुत जिद्दी व्यवहार करते हैं, इतना कि वो हॉस्पिटल आना भी इनकार कर दें। इस समय में व्हाट्सएप या जूम कॉल से उनका परीक्षण किया जा सकता है। किसी स्थिति में बिना परीक्षण करने पर दवाई देना यह अच्छी बात नहीं है। बहुत जिद्दी बच्चों को, जिनकी आयु 10 से 15 साल के बीच में होती है, उन्हें होम्योपैथी मेडिसिन से उपचार करवाना चाहिए। होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत सुरक्षित हैं, इससे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं कि नहीं? मेरा जवाब है हाँ, अभी पैदा हुए बच्चों को होम्योपैथी से दवाइयाँ करानी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ रोग निरोधक शक्ति को मजबूत करती हैं। इससे बच्चे भविष्य में बहुत बेहतर और बलवान मनुष्य बनते हैं। शारीरिक कोशिकाओं में हमेशा जान रहती है और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आगे चलकर नहीं मिलता है। डॉक्टर जी, एडीएचडी में बच्चों का क्या स्थिति होती है और किस तरह के इलाज दिए जाते हैं और किस तरह के चिकित्सक परीक्षण होते हैं? जी हाँ, एडीएचडी में भी बच्चों को अन्य बच्चों की तरह ही, साधारण बच्चों जैसा ही देखा जाता है। फिर भी एडीएचडी वाले बच्चों को पहचानने में एक छोटा सा लॉजिक लगता है। एडीएचडी में बच्चों को ध्यान देने में वो तकलीफ में पाए जाते हैं, कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं दे सकते। जैसे कि माता पिता के बुलाने पे वो प्रतिक्रियाएं नहीं देते। वो बच्चे अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं, खेलते रहते हैं और किसी के आने या ना आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एडीएचडी में सौम्य, उदार और गंभीर एडीएचडी होते हैं। ये 3 तरह के प्रकार होते हैं। इसमें गंभीर स्थिति को माइल्ड ऑटिज्म बुलाया जाता है। ऑटिज्म में भी सौम्य, उदारवादी और गंभीर ऑटिज्म जैसे 3 प्रकार होते हैं। इन्हें वर्गीकरण कहते हैं और इन्हीं वर्गीकरण को एएसडी कहा जाता है। इसी तरह से वर्गीकरण करने से हमको पता चलता है कि बच्चे किस स्थिति में अभी हैं। इनके बाद मानसिक संबंधित विकार में होते हुए और दूसरी तरह के रोग और उनका बीच का फर्क देखा जाता है। डॉक्टर जी, साधारण में बहुत लोग कहते हैं उनके बच्चे किसी के पास जाने के लिए मना करना और खाना भी पास रहने से ही खाते हैं, बहुत जिद्दी करते हैं। इसे सुधारने ही बड़ा तकलीफ हो जाता है। सच में बच्चे उतना जिद्दी क्यों व्यवहार करते हैं और दूसरे बच्चे की योजना से ही डर लग रहा है? इस तरह बच्चों को क्या एम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर का इलाज दे सकता है? ऐसी छोटी छोटी बातों का तकलीफ नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हम सभी बच्चों में जिद्दीपना और हट ज़रूर देखते हैं। उनके व्यवहार में ये दो बातें ज़रूर होती हैं। कैसे कि हम हमारे मनोरंजन के लिए टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह में बच्चे भी उनके मनोरंजनों के लिए क्रिया का उपयोग करते हैं। ये तो साधारण है। हमें पहचानने की ज़रूरत है कि वो जिस चीज़ की गुहार या मांगना करें, ऐसे मामलों में बच्चे साधारण हो जाते हैं। संकट वहाँ होता है जहाँ बच्चे नियंत्रण के बाहर व्यवहार करना शुरू कर दें। इन मामलों में इलाज देने की ज़रूरत होती है, पर ऐसे छोटे छोटे व्यवहारों में जिद करना और ब्लैकमेल करना माता पिता का अधिक प्यार से बच्चों को प्रभावित और अशिष्ट कर देता है। माता पिता को ऐसे समय में अपने बच्चों तक जल्द से जल्द हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। डॉक्टर जी, अगर एक परिवार में एक बच्चे को ऑटिज्म हुए तो दूसरों को भी होता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, एकदम नहीं। पर पेरेंट्स का स्वास्थ्य अति आवश्यक है। पेरेंट्स का स्वास्थ्य स्थिति पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कुछ तकलीफ हुआ तो तब भी पहला बच्चे का ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चों को ना होता है और उल्टे होते हैं। सब के सब उनके माता पिता के स्वास्थ्य पर आधारित होते हैं। मान लीजिए पहला गर्भावस्था में माता को कुछ तकलीफ हुआ, जैसे थायराइड या मधुमेह। मधुमेह मतलब डायबिटीज। अब इसे दूसरे गर्भावस्था में बच्चे की स्थिति और स्वास्थ्य पे प्रभावित होता है और माता पिता को कुछ तकलीफ ना है तो तब हम निर्धारण करते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद हुए अधिक टीकाकरण या वैक्सीनेशन और अधिक दवाइयों देने से ऑटिज्म या एडीएचडी के लक्षण बाहर आते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य और टीकाकरण बहुत और अधिक दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है डॉक्टर जी, अब हम लेते हैं हमारा पहला कॉलर हैदराबाद से उमा। उमा जी, बताइए आपका तकलीफ डॉक्टर जी को। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। मेरा एक बच्चा है, 10 साल का है। उसको ऑटिज़म है और ऑटिज़म का स्कूल भी जा रहा है, लेकिन आजकल वो बहुत गुस्सा हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे भी अपने आप को मार रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, स्वाधीन में ही नहीं रह पा रहा है, बहुत चिल्लाता है। क्या करूँ मैं इनका? उमा जी, एक मिनट। ओके, ठीक है। उमा जी, 10 साल की उम्र है आपके बच्चे की। उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी उम्र के बच्चों का इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है। कारण ये है कि छोटे बच्चों में उनका मानसिक स्थिति और स्वयं निरोधक शक्ति कम होती है, इसलिए हम आसान से इलाज दे सकते हैं। पर जैसा उम्र आपने बताया कि 10 साल है, वो बढ़ने के बाद उसका इलाज करना ऑटिज्म में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम इस स्थिति में 10 साल के बच्चे और बड़े लोग में इलाज कर देते हैं, पर सिर्फ 10 से 20% व्यवहार को ही हम ठीक होता देख पाते हैं, लेकिन पूरा इलाज नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप हमारे अस्पताल में एएम रेड्डी में ज़रूर विज़िट कीजिए। होम्योपैथी दवाइयों से आपके बच्चे का पूरा उपचार और निवारण किया जाएगा। डॉक्टर जी, आप एएम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर में आने वालों को किस तरह का सुझाव देते हैं? आजकल के ज़माने में माता पिताओं को जी मेरा एक ही सुझाव है कि जब तक बीमारियां बड़ी ना हों, कभी भी ज़िंदगी में बच्चे को जब भी छोटी बीमारियां हों तो उसका उपाय निवारण सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी दवाइयों के इस्तेमाल से ही करें। जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ऐसी अवस्था में बड़ी एलोपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आगे जाके साइड इफ़ेक्ट दिखाएंगी और ज़रूर दिखाएंगी। अगर आप होम्योपैथी की दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो ना ही उसका कोई साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, पर यकीन मानिए कि आने वाले जीवन में उस बच्चे के पास प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। किसी भी बीमारी को सामना करने के लिए उसकी क्षमताएं बड़ी होगी। ज़रूर से ज़रूर होम्योपैथी दवाएं ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर जी,
इन जिद्दी बच्चों को संभालना या मैनेज करने का क्या सुझाव देते हैं आप उन माता पिताओं को? माता पिताओं के अधिक प्रेम और अधिकार की भावनाओं के कारण बच्चे ऐसी स्थिति में गिर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माता पिताओं को देखकर ही सीख लेते हैं। ये पहला और बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है अधिक टीकाकरण। बच्चों को उनके स्वास्थ्य के साधारण प्रतिरोधक शक्ति पर निर्धारित रहना चाहिए। अधिक टीकाकरण से भी हम बच्चों को साधारण प्रतिरोधक शक्ति में कुतीनता प्राप्त होती है। इसके कारण बच्चों को भविष्य में और ज़्यादा टीका लगवाने होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाव दिया है उन्हीं टीका का उपयोग करें, वो सर्वप्रथम उत्तम है, और बाकी 60 दवाइयाँ लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवाइयों में हर एक दवाइयों की ज़रूरत बॉडी को नहीं होती। उनको अननेसेसरी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर जी, आप लाखों और हजारों बच्चों को इलाज दिया है। अब जनता के लिए एक बार एएम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर के सफलता दर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अभी भी लाखों प्रश्न हैं होम्योपैथिक के बारे में। जी बिल्कुल। आप 100 लोगों को लेते हैं तो उनमें 70 से 80% लोगों में सफलता दर प्राप्त होती है। मतलब आउट ऑफ 100, 80% to 85% यू कैन से दैट कि इज सक्सेस रेशो। और 10% लोगों में ही और बीमारियों में ये असफल होता है, क्योंकि इसमें हम रोग को नहीं, उनके ऊपर हमला करने में इस्तेमाल होने की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसलिए साधारण के मुकाबले 80% मामलों में हम सफल होते हैं। मेरा निवेदन है हर माता पिता को कि अपना और अपने बच्चों का किसी भी तरह की रोग का इलाज हो सके तो होम्योपैथी से ही करें। डॉक्टर जी, हमने सुना है कि किसी भी काम पे ध्यान न देने वाले बच्चों को भी आप एएम रेड्डी ऑटिज्म सेंटर में ध्यान ले आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई बच्चे होते हैं, माना मैंने, कि जो खेल पे ध्यान दे सकते हैं पर अध्ययन पे नहीं। इस तरह से बहुत मामले हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स इसी मामलों में हमें चुनते हैं। यहाँ तो मुख्य कारण बेचैनी है, रेस्टलेसनेस, मानसिक रूप में या शारीरिक रूप में। इसमें हम प्रतिरोधक शक्ति का इलाज कर देते हैं, जैसे हम बच्चों को स्थिरता प्रदान करते हैं, जैसे अध्ययन में, व्यवहार में, स्वास्थ्य में, सभी तरह में होम्योपैथी से उपचार करना फायदेमंद है। होम्योपैथी की दवाइयाँ और दवाइयों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक शक्ति का इलाज होता है। इससे खुद ब खुद वो ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर जी, या क्या इस ऑटिज्म या एडीएचडी जेनेटिकल हो सकता है? देखिए, कोई भी स्थिति जेनेटिक है तो उसे डिजीज कहते हैं या रोग कहते हैं, पर ये ऑटिज्म और एडीएचडी मस्तिष्क संबंधी विकार, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिजीजेस में आती है, जो गर्भावस्था के समय माता या पिता के स्वास्थ्य पर आधारित होती है। यह स्थिति बहुत हद तक इन्हीं पे डिपेंडेंट होती है। दूसरा कारण, ये बच्चों के स्वास्थ्य पर भी आधारित हो सकती है, जो कि अधिक टीकाकरण करवाने की वजह से आने वाले जीवन में सामने आ सकती है। किसी मामलों में यह भी एक मूल कारण हो सकता है। इसे पहचान लिया तो हमको इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। डॉक्टर जी, सब लोग बोलते हैं बचपन में ऐसे ही व्यवहार करते हैं, बड़े होने के बाद ठीक होते हैं। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादा बच्चों में माइल्ड ऑटिज्म या माइल्ड एडीएचडी बचपन से ही पनपता रहता है। ये माइल्ड ऑटिज्म या माइल्ड एडीएचडी बचपन में ऐसे व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ सुधर भी जाते हैं। आत्म प्रतिरोधक शक्ति के कारण कुछ स्थितियों में बच्चे बढ़ते बढ़ते उनका प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। इससे कुछ मामलों में वो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक होते हैं, और कुछ स्थितियों में वो ठीक नहीं भी हो पाते हैं। यह सब उनके स्वास्थ्य पर आधारित मूल कारण पर आधारित होता है। कुछ मामलों में माता के स्वास्थ्य स्थिति पर भी आधारित होते हैं और इनको होम्योपैथी से इलाज करवा देना चाहिए।
धन्यवाद डॉक्टर जी कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए।